तो चलो दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में ना रह जाए। हाँ, तो आज के जो हम टॉपिक्स हैं, हमने कल क्या क्या देख लिया था। JWT हमने देख लिया, लॉगिन और साइन अप की एपीआई हमने देख ली, मिडिलवेयर फंक्शंस देख लिया, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस देख ली, हमने कुकीज देख ली, हमने जेसन बॉडी पार्सर देख ली, हमने ये सब देख लिया। ठीक है, ये सब लोगों को तो क्लियर होगा ये सारी चीजें। हमने तीन चार एपीआई बनाई थी, शायद तीन एपीआई बनाई थी, और वो भी हमने देख ली। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एरर हैंडलिंग, पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। इसके बारे में आई मुझे पता है काफी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, आपके लिए नया चीज होगी, लेकिन बहुत आसान चीज है और बहुत यूजफुल चीज है आपकी जब आप लोग एपीआई क्रिएट करते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ पेमेंट गेटवे, जो कि हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पेमेंट गेटवे को यहाँ से हटा देते हैं। अभी पेमेंट गेटवे को हटा देते हैं, अभी बात करते हैं सिर्फ एरर हैंडलिंग की। उप्स, एरर हैंडलिंग की। अरे यार, चलो अभी बात करते हैं अपने एरर हैंडलिंग। देखो, देखो, हमारा जो मेन गोल होना चाहिए, जो हमारा मेन गोल होगा, क्या कोई बता सकता है वो क्या होगा? मैं बताता हूं कि किसी भी हाल में हमारा डेटाबेस डेटाबेस क्रैश नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में हमारा डेटाबेस क्रैश नहीं करना चाहिए। यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है, यूजर हमारा कुछ भी इनपुट दे सकता है, और हर एक इनपुट पर हमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देना है, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देना है, ताकि यूजर को पता चले, फ्रंट एंड को पता चले कि दिक्कत क्या है, क्या चीज ऐसी रह रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? डेटा रिडंडेंसी। इसके बारे में तो सबने सुना होगा, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा रिडंडेंसी कैसे बढ़ती है? डेटा डुप्लीकेसी लीड डेटा रिडंडेंसी, मतलब मल्टीपल डेटा जब हमारी प्रोजेक्ट वो डेटाबेस में हो जाता है, कुछ खराब डेटा, डर्टी डेटा जब हमारे डेटाबेस में हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, उसे कहते हैं मतलब डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ये हमें रोकना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एक यूजर के साथ हम लोग साइन इन करें, तो दोबारा से हम लोग उसी डेटा के साथ साइन इन कर पा रहे हैं। इससे क्या बढ़ रहा है? एक एक जैसे डेटा के हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हो रहे हैं। इससे क्या बढ़ रही है? डेटा डुप्लीकेसी, एंड डेटा डुप्लीकेसी विल लीड डेटा रिडंडेंसी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एरर हैंडलिंग में कम करेंगे, एरर हैंडलिंग में कम करेंगे। तीसरी चीज क्या है भाई? तीसरी चीज क्या है कि आपको कोड रीडेबिलिटी का ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी, और आपके टीममेट के लिए भी, जो आपके कोड पर साथ में काम करने वाले हैं, उनको कोड समझ में आना चाहिए। आपको भी कोड समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पर ये नहीं लिखोगे कि कुछ भी लिख दिया काम हो रहा है ना, नहीं लिखोगे इस तरीके से। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ और इसकी क्या जरूरत है। आज हम लोग ये सारी चीजें अपने उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हमने एपीआई लिखी थी, लॉग इन, रजिस्टर, साइन अप और गेट यूजर की, उसको हम लोग रीफैक्टरिंग करेंगे और उसमें अब लोग हम लोग एरर हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, प्लस एक और चीज, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि कुछ भी कैसा कैसा भी कोड लिखते टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। जो कोड रिपीट हो रहा है, जो कोड रिपीट हो रहा है, उसका एक अलग फंक्शन बना दो। जो कोड रिपीट हो रहा है उसका एक अलग फंक्शन बना दो, और उस फंक्शन को वहां कॉल कर लो जहां कोड रिपीट हो रहा है। सिंपल लॉजिक, बस इतना। ठीक है, इससे क्या बढ़ेगा? इससे आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो JWT वाला कोड, हम लोग हर एपीआई की कॉलिंग में JWT टोकन ले रहे थे और उस टोकन को वेरीफाई कर रहे थे। अब वो वेरीफाई वाला कोड हमें हर जगह पर लिखना है। इसकी बजाय अगर हम क्या करें, उस वेरीफाई वाली जितना भी कोड था उसका A to Z, उसको एक अलग फाइल में एक फंक्शन क्रिएट कर दें, और जहां पर भी हमें वेरीफाई लिखना हो, हमें सिर्फ लिखना होगा वेरीफाई, और उसके अंदर टोकन पास करना होगा सिर्फ, और मुझे वो रिजल्ट ला के दे देगा। पूरा का पूरा लंबा JWT.verify और हर जगह सीक्रेट की डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, आपने ENV के बारे में सुना है?
एक बार जरा मुझे बता दो, ईएनवी के बारे में सुना है आपने? चैट में बता दो जल्दी से। हम्म, किसने सुना है व्हाट इज ईएनवी? ठीक है ईशान, और बताओ। नो, नहीं, नो। बाकी बाकी लोग? चलो, एक भी अगर हमारे पास ना है, इसका मतलब हम लोग उसे पढ़ेंगे। चलो देखते हैं एक बार ईएनवी को। ईएनवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 4-5 स्टार लगा दो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिक्योरिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? सिक्योरिटी को बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है भाई? किस तरीके से बढ़ाता है? सबसे पहले ईएनवी की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई की हो, कोई की हो, कोई एपीआई की हो, या फिर कैसी भी की हो, प्राइवेट की हो, पब्लिक की हो, कुछ भी सिक्योर्ड चीज हो, जो कि मतलब जो कि एक वो है, एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग सिक्योर करना चाहते हो, किसी और पे पता ना लगना चाहते हो, ऐसी कोई की हो, और मान लो डेटाबेस की कनेक्शन की स्ट्रिंग हो, ऐसी अगर कोई चीज होती है, तो आप लोग उसको कहाँ डालोगे? आप लोग उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल की एक फाइल बनेगी, उसमें डालोगे, जिसका नाम है .env। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है भाई? जब आप मान लो आपने कोड को पुश किया, मान लो गिटहब पर पुश किया, अगर गिटहब पर आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग को इसी तरीके से डाल दिया, आपकी प्राइवेट की को इसी तरीके से डाल दिया, तो कोई भी आएगा आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग को देख के अपनी में कॉपी कर लेगा और डेटाबेस को यूज कर सकता है कि नहीं? लेकिन गिटहब पे आप लोग ईएनवी फाइल नहीं डालोगे, ईएनवी फाइल जाती ही नहीं है गिटहब पर, है ना? इनवेड ईएनवी फाइल आप लोग नहीं डालोगे। इससे फायदा क्या होगा? जहां भी आप ये कीज वगैरह यूज कर रहे होंगे, वहां बस आपको एक बार अपनी फाइल का पाथ दे देना है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछला भी सीखा था, कि कोई भी अगर रिपीटेटिव कोड हो तो उसको हमें दूसरी फाइल में लिख देना चाहिए। इसी तरीके से हमने ईएनवी फाइल और प्राइवेट की और पब्लिक की हमने क्या कर दी? हमने क्या कर दी? हमने सिक्योर कर दी इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ। चलो ठीक है, थ्योरी हो गई इतनी, बोरियत हो गई इतनी। अब आते हैं अपने कोड पर। अब आते हैं अपने कोड पर। तो अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं फटाफट से। ओके, बैक एंड सर। हम्म, अपने कोड को हमने ओपन कर लिया। शायद यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड का कोड भी था ना? कहाँ है ये रहा। फ्रंट एंड का कोड भी था, ठीक है, चलो चलो। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपने ईएनवी को, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपने किसको, ईएनवी को, ठीक है। मैंने लिखा ईएनवी, एनपीएम, ठीक है। अब यहां पर आ गया मेरा क्या, .env एमपीएम। आप जो देख रहे हो ना, .env एमपीएम, मैंने इसे ओपन किया। अब आपको भाई पता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, कोई भी कैसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको अगर मुझे यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? है, जल्दी से अनम्यूट करके बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। भाई इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने ईएनवी फाइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने इसमें। तो मैंने लिखा npm i.env, एंटर कर दिया। ठीक है, ईएनवी फाइल इंस्टॉल हो गई। ईएनवी फाइल इंस्टॉल हो गई। अब देखते हैं इसकी आगे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई ये। .env is a zero dependency module that load environment variable from a .env file, from a .env file into a process.env, storing configuration in the environment separate from the code on। ठीक है, चलो जल्दी से .env फाइल बना लेते हैं। ये रहा मेरा कोड। अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फाइल बना दूंगा जिसका नाम है .env, .env। ये वाली फाइल बन गई, यहाँ पर देखो .env नाम की फाइल बन गई। जूम कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। चलो, अब देखो, क्रिएट अ .env फाइल कर लिया भाई। इन योर रूट प्रोजेक्ट, हमने रूट प्रोजेक्ट में ही करी है। अब कैसे करना है? अपनी प्राइवेट की वगैरह को हम ये लोग इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। चलो फटाफट से दे देते हैं, चलो फटाफट से दे देते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या यूज कर रहे थे? अगर हम लोगों की बात करें तो अपने प्रोजेक्ट में भाई हम लोग प्राइवेट की का भी यूज कर रहे थे, जो हमने प्राइवेट की लिखी थी एक। और किस चीज का यूज कर रहे थे? हमने डेटाबेस की स्ट्रिंग। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर अपनी डीबी की स्ट्रिंग लगा देते हैं, डीबी स्ट्रिंग। डीबी स्ट्रिंग मैंने लिखा, इजिकल्स टू, अब मैं यहाँ पर अपनी डीबी की स्ट्रिंग दे दूंगा। मैं गया कनेक्शन की फाइल में, यहाँ पर मेरी डीबी की स्ट्रिंग थी, मैंने इसको कॉपी कर लिया।
मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया भाई। दूसरा क्या था मेरा, दूसरा क्या था, हम्म, दूसरी थी मेरी की, दूसरी थी मेरी की थी क्या मेरी शेर। कोई भी की थी मैं लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया अंगार प्लस प्लस, अंगार प्लस प्लस, यहाँ पर मैंने की दे दी अपनी, यहाँ पर फ्लेम से ही लिख देते हैं ना, फ्लेम्स, फ्लेम्स 2024, ये मेरी की हो गई। अब इस की को मुझे यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, की कौन सी की थी, मेरी प्राइवेट की थी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, प्राइवेट भी लिख देता हूँ, प्राइवेट की। ये कौन सी मेरी की होगी, ये होगी प्राइवेट की। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है डॉट ईएनवी को। चलो कर लेते हैं भाई, जल्दी से कर लेते हैं। मैं गया किसमें, अब बताओ मैं किस फाइल में इसको इंपोर्ट करूंगा, जल्दी से बताओ। अब तो आप लोग पता चल गया होगा यार, बताओ किस फाइल में से इंपोर्ट करूंगा मैं। हम्म, बताओ। एप डॉट जेएस, एप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं ना। अब इस फाइल में मैं अपनी ईएनवी को क्या करूंगा, रिक्वायर करूंगा। मैंने लिखा रिक्वायर डॉट ईएनवी, जो मैंने इंस्टॉल किया था। अब इसके अंदर एक फाइल होती है, इसके अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है कॉन्फिग, जिसका नाम है कॉन्फिग, और मैं उसको क्या करूंगा, रन कर दूंगा एज इट इज। मैंने लिखा रिक्वायर डॉट ईएनवी डॉट कॉन्फिग और उसको रन कर दिया, इस मेथड को रन कर दिया। अब देखो, अब मैं अपने कोड में प्रोसेस डॉट ईएनवी के नाम से अगर मुझे कोई भी की एक्सेस करनी है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा डीबी स्ट्रिंग दे दी है मैंने, एक तो एक डीबी स्ट्रिंग दे दी है, और एक क्या दे दी है, प्राइवेट की। अब इन दोनों में से अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग यूज करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट उस चीज का नाम, जो भी चीज आपको एक्सेस करनी है, जैसे कि डीबी स्ट्रिंग। जल्दी से फटाफट से ले लेते हैं। एक काम करते हैं, पोर्ट भी हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट यहां ना दे के हम लोग ईएनवी में ही दे देते हैं, ठीक है। चलो पोर्ट भी दे देते हैं फटाफट से। मैंने लिखा पोर्ट बराबर के 8000, 8000 सिंपल, सेव कर दिया। अब गया मैं अपनी किसमें, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में, यहां पर मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट पोर्ट, डॉट पोर्ट। अब चलो अपने सर्वर को रन करके देखते हैं क्या हमारी ईएनवी काम कर रही है। मैंने लिखा npm स्टार्ट। अगर यहां पर देखो माई सर्वर इज रनिंग, माई सर्वर इज रनिंग, चलो ये भी देख लेते हैं किस पोर्ट पर काम कर रही है, ये भी देख लेते हैं हमारा सर्वर किस पोर्ट पर काम कर रहा है। मैंने लिखा है लिटरल्स, माई सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, इसके आगे मैं अपना यहां पर क्या दूंगा, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट। सेव किया मैंने, देखा, अब देखो आ रहा है ना, माई सर्वर इज रनिंग ऑन 8000। मैंने यहाँ पर 8000 तो कहीं दिया नहीं है, 8000 तो कहीं दिया नहीं है, इसने कहां से ले लिया, ईएनवी की फाइल से ले लिया। देख पा रहे हो ना, इसने ले लिया ईएनवी की फाइल से। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से अपनी डीबी की स्ट्रिंग भी दे दूंगा। मैं गया इसके अंदर, यहां पर लिखा मैंने, यहां पर लिखा प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट डीबी स्ट्रिंग, सेव किया मैंने। सॉरी, रिक्वायर डॉट ईएनवी डॉट कॉन्फिग, ठीक है। मैंने इस, अब देखो इस फाइल में अगर मुझे ईएनवी को यूज करना है तो भाई मुझे इस फाइल में भी तो रिक्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने क्या किया, mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट ईएनवी डीबी स्ट्रिंग, डीबी स्ट्रिंग मैंने कहाँ डिफाइन करी थी, ईएनवी के अंदर डिफाइन करी थी। इसी तरीके से हम अपनी प्राइवेट की भी दे सकते हैं। मैं गया मिडिलवेयर के अंदर, इसके अंदर भी सबसे पहले मैं रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर डॉट ईएनवी डॉट कॉन्फिग। इस तरीके से मैंने ईएनवी को कॉन्फिग से रिक्वायर कर लिया। अब देखो, अब देखो यहां पर दिया ना मैंने, तेरे नाम, मेरा नाम है खान, अब मेरी प्राइवेट की चेंज हो गई, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट प्राइवेट की, इसने मेरी प्राइवेट की ले ली यहां से। अब जो कि कहाँ डिफाइन है, यहां पर डिफाइन है। अब मेरी प्राइवेट की यहां से ले लेगा,
स्ट्रिंग यहां से ले लेगा, पोर्ट यहां से ले लेगा। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट में आप लोग मल्टीपल एपीआईज का यूज करोगे, गूगल की एपीआई हो गई, है ना, चैट जीपीटी की एपीआई हो गई, और जेमिनाई एपीआई हो गई। तो उसको आप लोग कहाँ डिक्लेयर करोगे? यहाँ डिक्लेयर करोगे, वहां पर डिक्लेयर नहीं करोगे जहां पर आप लोग उस एपीआई को यूज कर रहे हो। ईएनवी समझ में आया सब लोगों के? एक बार बता दो, जल्दी से बता दो, ईएनवी समझ में आया? अरे हाँ या ना? बस दो ही लोगों को आया? आगे बोलो। कोड रह गया, जल्दी से लिख लो, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये तो हमारा ये है ना। और हमने क्या यूज किया था यार? यहाँ पर कुछ नहीं यूज किया था, यहाँ पर ईएनवी को रिक्वायर कर लिया था। जल्दी से लिख लो ये वाला कोड, जल्दी से लिख लो, है ना, 2 मिनट दे रहा हूँ। भैया आपने बोला ईएनवी फाइल गिटहब पर अपलोड नहीं होता है, तो उधर कैसे काम करेगा? नहीं, अपलोड तो हो जाता है, लेकिन हम करते नहीं है। लेकिन हम लोग करते नहीं है। जैसे कि मान लो कि गिटहब पे अगर हमने अपलोड कर दिया तो सबको दिख जाएगा ना। लेकिन हम गिटहब पे ईएनवी को अपलोड नहीं करेंगे, ईएनवी हम लोग प्राइवेटली शेयर कर देते हैं जिसको भी चाहिए होती है। जल्दी से लिख लो कोड। लिख लिया? सभी लोगों ने लिख लिया? जल्दी से बता दो मैसेज करके, भैया हो गया, आगे बढ़ो। हम्म। भैया अगर हमने HTML वाला पूरा काम ही अगर डॉट ENV में किया है, तो हम क्या उसे अपलोड कर सकते हैं? नहीं, देखो, एच टी एम एल में जो भी चीज यूज होगा वो अलग रहता है, फ्रंट एंड का अलग रहता है। बैक एंड में अगर हमें एपीआई वगैरह, की वगैरह सिक्योर करनी है, तो हम अपनी ईएनवी का यूज करेंगे, ठीक है। HTML वाला काम अलग रहता है। देखो आप लोग बात को समझो, यहां पर मैंने हर जगह ईएनवी का यूज कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब ये कोड मैं गिटहब पर अपलोड करूंगा, तो उसमें ईएनवी फाइल को साथ में नहीं डालूंगा, ईएनवी फाइल को साथ में नहीं डालूंगा। और मान लो आपने क्या किया, वर्सल पर होस्ट किया, वर्सल पर होस्ट किया, तो वर्सल पर अलग से एक कॉलम रहता है जहां पर आपको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डालने होते हैं। आप लोग डायरेक्टली किसी भी फाइल में इस तरीके से कनेक्शन की स्ट्रिंग वगैरह या फिर कोई की वगैरह नहीं दोगे। ये सिक्योर नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड के साथ नहीं है। ऑल थ्रू आपसे कोई मना नहीं करेगा अगर आपने ऐसा कर दिया। हम लोग पहले कर ही तो रहे थे, डेटाबेस की स्ट्रिंग को डायरेक्टली यूज कर रहे थे। लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। हम लोग अपनी प्राइवेट कीज को, डेटाबेस की स्ट्रिंग को सिक्योर करके रखना चाहते हैं। ठीक है? ठीक है विवेक? हम्म। ओके, एक बार बता दो, आगे बढ़े? इतना कर लिया, ईएनवी वाला कर लिया सब लोगों ने? चलो, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, आगे आते हैं, आगे आते हैं अपने कोड पर। अब देखते हैं अपने एरर्स की हैंडलिंग। अब देखते हैं अपने किसकी हैंडलिंग, एरर्स की हैंडलिंग। चल, लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, कोड को ही दिखाते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो देखो भाई, तो देखो भाई, 1 मिनट। हम्म। ये है मेरे क्रिएट यूजर की एपीआई का एग्जिस्टिंग कोड, जो अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है भैया इस कोड में? इस कोड में ऐसी क्या समस्या आ रही है, एक बार जरा हमें बताओ। मेरा डीबी यहाँ पर वर्किंग में है, मेरा डीबी वर्किंग में। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं गया अपने साइन अप के कोड पे, साइन अप के कोड पे यहाँ पर अमन 856 से पहले से ही यूजर रजिस्टर्ड है। मैं क्या करता हूँ, एक और बार क्लिक कर देता हूँ, यूजर फिर से रजिस्टर हो गया, ठीक है। एक और, सॉरी, एक और बार क्लिक कर देता हूँ, यूजर और रजिस्टर हो गया। एक और बार क्लिक कर देता हूँ, यूजर फिर से रजिस्टर हो। देख रहे हो इससे क्या बढ़ रहा है? डेटा डुप्लीकेसी बढ़ रही है।
इससे डेटा मेरा बार बार 3-4 बार अलग अलग फालतू में जा रहा है। अगर किसी यूजर ने फ्रंट एंड से 3-4 बार साइनिंग के बटन पर क्लिक कर दिया तो 3-4 बार एपीआई वो हिट हो जाएगी, और 3-4 बार हिट हो जाएगी इसका मतलब उसके 3-4 डेटा के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये तो बहुत गलत चीज है ना, ये तो बहुत गलत चीज है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं अपनी एपीआईज में, हर एक रिस्पॉन्स की, हर एक रिक्वेस्ट की एरर को हैंडल करेंगे, हर एक रिक्वेस्ट की एरर को हैंडल करेंगे। अब इस केस में भाई हम लोग क्या चाहते हैं, आप अगर एज अ यूजर यहाँ अपने आप को रख के देखो, आप एज अ यूजर यहाँ अपने आप को रख के देखो, तो इस केस में आप क्या चाहोगे कि भैया कि एक बार जब वो रजिस्टर कर दे अपने किसी ईमेल से, इसमें ईमेल क्या कर दो, ईमेल क्या कर दो, प्राइमरी की बना दो। अगर एक बार अपने ईमेल से वो रजिस्टर कर दे तो दूसरी बार उसको मैसेज में ये आ जाए कि दिस आईडी हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे बाकी बाकी लॉगिन में आती है। बाकी में भी तो यही होता है, कहीं पे आप लोग एक बार साइन इन कर दो तो दूसरी बार नहीं कर पाते, क्या आते हैं, अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड प्लीज साइन इन वगैरह, यही सब तो आता है। तो यही तो आप चाहोगे। तो इसको कैसे दे सकते हैं, इसको कैसे दे सकते हैं, अब कोड को समझो, कोड को समझो। अगर ऐसा आपको कुछ डालना है तो कैसे डालोगे भाई, तो देखो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उसका यूजर नेम ले रहे थे, ईमेल ले रहे थे, फोन नंबर ले रहे थे, पासवर्ड ले रहे थे। देन ट्राई के अंदर जाने के बाद क्या कर रहे थे, आप पासवर्ड को डिक वो क्या कर रहे थे, हैश कर रहे थे। अब इससे पहले ही आप ये चीज करोगे, इससे पहले ही चेक करोगे क्या इस ईमेल से जो ये बैकएंड से इसके रिगार्डिंग कोई यूजर है, इसके रिगार्डिंग कोई यूजर है। अगर है तो यहीं से ही वापस चले जाओ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो फिर बाहर ही रहो। तो चलो ठीक है, देखते हैं। मैं इसके ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है, इसके ऊपर ही लिखूंगा। अब डेटाबेस से अगर कांटेक्ट करने की कोई चीज लिखूंगा तो कहाँ लिखूंगा, हमेशा ट्राई के अंदर, कहाँ लिखूंगा, ट्राई के अंदर। ठीक है, मैंने लिखा कॉन्स्ट ई एक्स ई एस एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर बराबर के अवेट, वेट करो, हे यूजर मॉडल, अपने अंदर से देख के लाओ किसी एक आदमी को, किसी एक आदमी को जिसका ईमेल दिए हुए ईमेल जैसा है, जिसका ईमेल दिए हुए ईमेल जैसा है, कुछ देख के लाओ। अगर तुम्हें ऐसा मिलता है, अगर तुम्हें मिल गया एग्जिस्टिंग यूजर खाली नहीं है, एग्जिस्टिंग यूजर खाली नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग यूजर में डेटा है, एग्जिस्टिंग यूजर में ऑलरेडी यूजर का डेटा है। तो यहीं से क्या करना है आपको, यहीं से ही तो रिटर्न कर जाना होगा। तो सिंपल क्या लिखना है, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब स्टेटस क्या होगा भाई, 501 डॉट क्रिएट, सॉरी डॉट जेसॉन आएगा यहाँ पर, जेसन में आप लोग मैसेज दे दोगे, मैसेज दे दोगे क्या, यूजर हैज ऑलरेडी रजिस्टर, यूजर हैज ऑलरेडी रजिस्टर। ठीक है, बस। अब देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर यूजर पहले से ही रजिस्टर है इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहीं से ही रिटर्न हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, मैंने सेव किया, मेरा सर्वर रन हो रहा है, डेटाबेस भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, सर्वर रन हो रहा है, डेटाबेस भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैंने फिर से सेंड पे क्लिक किया, अब क्या आया, यूजर हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर अब अगर मैं ईमेल बदल दूंगा, मान लो मैंने ईमेल में कुछ और ऐड कर दिया, अब सेंड किया, तो अब मेरा यूजर रजिस्टर हो रहा है। लेकिन अगर फिर से मैं सेंड करूंगा, क्या आएगा, यूजर हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखा, एक हमने रेस्पॉन्स को हैंडल कर लिया, किसी एक रेस्पॉन्स को हैंडल कर लिया। मान लो, मान लो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपने फेसबुक में देखा होगा, आपने जब फेसबुक या फिर किसी उसका, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम का लॉगिन करते हो, लॉगिन या साइन अप करते हो, तो आपसे बोलता है कि मिनिमम जो पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बताओ चैट में कितनी होनी चाहिए। जब आप इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम वगैरह में रजिस्टर करते हो, 8 होनी चाहिए, 8। भाई यार, तो पहले तो 6 थी शायद, मैंने तो 6 पढ़ी थी। चलो ठीक है, 8, 8 को ही लेके चलते हैं, 8 को ही लेके चलते हैं। मिनिमम जो पासवर्ड की लेंथ होगी वो होगी 8। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग अपनी एपीआई में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पर देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं सिर्फ सिंगल डिजिट का भी पासवर्ड दूं तो वो उसको भी रजिस्टर कर लेगा, सिंगल डिजिट का भी पासवर्ड दूं तो देखो ये भी मेरा पासवर्ड रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन भाई सिंगल डिजिट का पासवर्ड आपने कहीं देखा है, कहीं नहीं देखा। तो आप लोग यहां भी एक एरर हैंडलिंग लगाओगे, यहां भी एक हैंडलिंग लगाओगे, कहाँ लगाओगे, बाई क्रिप्ट से पहले, बी क्रिप्ट से ही पहले, बी क्रिप्ट से पहले अगर मान लो यूजर एग्जिस्टिंग नहीं है तो ये इस कोड के नीचे आ जाएगा, 14 वाली लाइन में आ जाएगा। अब आप यहीं पर तो चेक लगाना चाहोगे कि भाई पासवर्ड की जो लेंथ है वो भी 6 से ज्यादा, 8 से ज्यादा होनी चाहिए।
अगर 8 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब उसे रेस्पॉन्स दो कि पासवर्ड लेंथ इज लेस देन 8। ठीक है, कैसे लगाओगे? बहुत सिंपल है। पासवर्ड मेरे पास आ ही रहा है, उसकी लेंथ निकालूंगा और मैं चेक लगा दूंगा। बेसिक कोड, बहुत ही ज्यादा बेसिक कोड। और देखो इसका कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, आप लोग उसको रेस्पॉन्स दे रहे हो एरर को हैंडल करके। चेक कर लेते हैं भाई। इफ पासवर्ड, PASS, if password dot length, if password dot length is smaller than 6, if password, sorry, is smaller than 8, if password dot length is smaller than 8, Piyush left, if password dot length is smaller than 8, इसका मतलब क्या है? पासवर्ड की लेंथ छोटी है, तो यहां से क्या करना है? रिटर्न कर जाना है भाई। रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 501 सेम कोड डॉट जेसॉन मैसेज। मैसेज के अंदर क्या होगा? मैसेज के अंदर क्या होगा? पासवर्ड लेंथ इज लेस देन 6, लेस देन, पासवर्ड लेंथ इज लेस देन 8। अब देखो मैंने सेव किया, मैंने सेव किया। भाई ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं जब बार बार लेफ्ट हो जा रहा है? देखो यार, पहले तो तुम लोग ज्वाइन नहीं करते, अभी देखो कितने कम लोग हैं। आयुष, कार्तिक, राणा, शिवम एंड विशाल एंड विवेक। और जब डाउट पूछने की बारी आती है तो डाउट पूछने आते हैं, भैया को समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट में कुछ भी बन नहीं रहा है, ये है वो है। एक बार रुको, मैं मैसेज कर देता हूँ, एक बार जरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। जब तक आप लोग ये वाला कोड लिख लो, जब तक मैं मैसेज कर रहा हूँ आप लोग ये वाला कोड लिख लो। लिख लिया? कोड लिख लिया आप सब लोगों ने? एक बार मैसेज करके बता दो ये वाला कोड लिख लिया। ठीक है शिवम, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने सेव किया, मैंने सेव किया, दोबारा से मैं रिस्पॉन्स मारता हूँ, एक ही के साथ मारता हूँ। मैंने सेंड किया, अब क्या आ रहा है? यूजर हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। चलो ठीक है, ईमेल को चेंज करते हैं, ईमेल को चेंज करते हैं। मैंने ईमेल लिखा अमन राज 12, अमन राज 23 ईमेल लिखा, सेंड किया। क्या आ रहा है? पासवर्ड लेंथ इज लेस देन 8। इसका मतलब आपने पासवर्ड का भी चेक लगा दिया। अब आपको पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 8 देनी पड़ेगी। अब आप सेंड करोगे, अब आपका यूजर रजिस्टर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। है कि नहीं? पुष्पेंद्र और शुभम शर्मा। भाई आप लोग ये, आप लोग पहले ये बताओ कि यार क्लास की स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं ज्वाइन होते आप लोग? हम्म। अब लेफ्ट हो गए कि भैया पूछेंगे? चलो ठीक है भाई। ठीक है। देखो, हमने दो चेक लगाए, दो एरर्स को हैंडल किया। कौन है? ठीक है, हमने दो चेक लगा लिए, दो एरर्स को हैंडल कर लिया। और बताओ, और इसमें क्या एरर्स आ सकते हैं? और इसमें क्या एरर्स आ सकते हैं? एक और चीज, एक और चीज। देखो यहाँ पर आप लोग कैच में 501 रेस्पॉन्स भेज रहे हो कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो ये आएगा। एक काम करो, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आने के अलावा आप लोग वो मैसेज ही भिजवा दो। आप लोग जेसन में ये मैसेज ही भिजवा दो। इसको आप लोग कैसे भिजवाओगे? एरर के साथ साथ एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज। अब फ्रंट एंड को वो मैसेज ही मिलेगा, अगर इसके बीच में कोई एरर आ जाता है तो। ठीक है, मैंने दोबारा से सेंड किया, यूजर हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर मैं यूजर को रजिस्टर नहीं करूंगा, पासवर्ड की लेंथ 8 से कम कर दूंगा, तो यहाँ पर इसके अलावा ये लग जाएगा। अब बता, अब बताओ, इसके अलावा हम क्या चेक लगा सकते हैं? कोई बता सकता है?
कार्तिक, आयुष, रत्ना, शिवम, विशाल, विवेक, इसके अलावा कोई चेक लगा सकते हैं हम लोग, बताओ। हम्म। वीक पासवर्ड, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वीक पासवर्ड का भी लगा सकते हैं। अब देखो, वीक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे कैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हमारा एट द रेट एक सिंबल होना चाहिए, कोई एक सिंबल होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड में नंबर, लेटर और सिंबल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। पासवर्ड में एक कोई भी सिंबल होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए, बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। जावा में अगर आपने पढ़ी होगी जावा, तो उसमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन नाम की एक चीज होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो उसको हम लोग लगा सकते हैं पासवर्ड में, उसको हम लोग लगा सकते हैं। तो चलो गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर डालते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैलिडेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको ले लेते हैं फटाफट से। तो देखा, ये रहा, मैच एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं, इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब अब हमारा पासवर्ड आ रहा है यहाँ पर, हमारा पासवर्ड आ रहा है। अब हम लोग इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं, बताओ। हम्म। बताओ, कोई बता सकता है किस तरीके से करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक। कार्तिकेय ज्वाइन जस्ट नाउ। कोई बता सकता है किस तरीके से करेंगे। बताओ यार। अरे हाँ या ना। नहीं पता तो मैं बता दूंगा, एक बार सोचने की कोशिश करो। स्पेशल चार विद एटलीस्ट एक, नहीं वो तो है, लेकिन चेक किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, मान लो मैंने जो कुछ कह रहा है, स्पेशल चार एटलीस्ट, और नो आइडिया। देखो सिंपल है, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया है। अब हमें बस पासवर्ड को चेक ही तो कराना है। इफ मेरा पासवर्ड डॉट टेस्ट नाम का एक मेथड होता है हमारे पास शायद, इफ मेरा पासवर्ड डॉट टेस्ट अगर मेरे पासवर्ड के जैसा है, तो मैं उसको चेक करा सकता हूँ। देखो मैं कैसे यूज करते हैं इसको। इफ इफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डॉट टेस्ट नाम का एक शायद मेरे पास होता है, टेस्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या दे रही है, मेरी पासवर्ड की स्ट्रिंग। इफ नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, अगर नॉट हो, इसका मतलब पासवर्ड, योर पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। और नॉट इन, नॉट और लेस देन 8 कैरेक्टर, नहीं इंक्लूड कर देते हैं, प्लीज इंक्लूड, इंक्लूड सिंबल, सिंबल और क्या देना है, सिंबल, कैपिटल लेटर एंड नंबर, सिंबल, कैपिटल लेटर एंड क्या, एंड नंबर, ठीक है। ये देना है हमें। अब चलो चेक करके देखते हैं, अब चेक करके देखते हैं। यहां पर मैंने सिंबल नंबर वाला पासवर्ड लिख रखा है, मैंने किया सेंड, क्या आ गया, पासवर्ड इज नॉट, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डॉट टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन, यही तो था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसके साथ कौन कौन से फंक्शन मिल रहे हैं। मैच, मैच, सेव किया।
है ना, रन किया, क्या आ गया, योर पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, प्लीज इंक्लूड सिंबल लेटर एंड नंबर। अब इसने क्या किया है, इसके पास एक मेथड था मैच वाला, जो क्या मैच करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डॉट मैच, क्या मेरा पासवर्ड इससे मैच कर रहा है? अगर नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो यहीं से रेस्पॉन्स दे दो। अब चलो पासवर्ड मैच करा, अब पासवर्ड मैच करा, मैंने दिया एक कैपिटल लेटर, श्री कृष्णा लिख दिया, एक नंबर दे दिया और एट द रेट भी लगा दिया, ठीक है, 8 से ज्यादा भी है, सेंड किया एक। अब क्या दिक्कत आ रही है, योर पासवर्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्लीज, एक मिनट, हमने कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन ले लिया ये, मैच एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर फॉर ऑल एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, यही तो किया है हमने। श्री कृष्ण 89, समथिंग गोज रॉन्ग ब्रो, समथिंग गोज रॉन्ग, आई थिंक ये फंक्शन सही काम नहीं कर रहा। स्ट्रिंग डॉट मैच, ठीक है, मैच में सर्च स्ट्रिंग लेता है रेगुलर एक्सप्रेशन और नन, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी गाइस, मैच मैच जो है मुझे उल्टा देना पड़ेगा, पासवर्ड डॉट मैच क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है कि नहीं, है ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को मैच कर रहा है, ये देना पड़ेगा। अब सेंड करूंगा मैं, अब देखो मेरा यूजर क्रिएटेड हो गया, अब मेरा यूजर क्रिएटेड होगा, लेकिन अगर मैं गलत पासवर्ड दे दूं, अगर मैं गलत तरीके का पासवर्ड दे दूं तो भी मेरा यूजर क्रिएटेड हो रहा है। अब क्या इशू आ गया, रेगुलर, अरे यार रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में नहीं था। एक मिनट, रेगेक्स को ऐसे ही दे देते क्या? ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन सही भी है कि गलत है? ये वाला ले लेते हैं यार, मुझे तो ये वाला गलत लग रहा है, इतना छोटा तो होता ही नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन। हम्म, अब आए, अब सीढ़ी, अब देखो, योर पासवर्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्लीज गिव अ करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड दे देते हैं, एक डिजिट डाल दी और एक स्पेशल लेटर भी डाल दिया, सेंड किया। अरे यार अब क्या दिक्कत आ गई, 8 डिजिट प्लस का देना है। यार मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन सही नहीं मिल पा रहा है, पर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना किस तरीके से आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चेक कराना है। हम्म, जल्दी से बताओ, मैसेज करके बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बताओ यार। ठीक है ठीक है, जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूँ, कोड लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, कोड लिख लो। अभी बस पैटर्न गलत है ना, बाकी हाँ, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। वैसे मैं, 1 मिनट शायद, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कुछ कह रहे हो?
चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। हाँ अब देखो, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया। उप्स उप्स उप्स, स्क्रीन शेयर नहीं है भैया, डॉट एक मिनट, स्क्रीन शेयर कैसे हट गया है। चलो। हम्म। भैया डॉट ईएनवी फाइल डॉट ईएनवी पैकेज से किया है ये, इसके बिना डॉट ईएनवी पैकेज से, ये रहा ना, रिक्वायर डॉट ईएनवी डॉट कॉन्फिग, रिक्वायर डॉट ईएनवी अब डॉट कॉन्फिग, लेना कहां से, लेना कहां से, आपको जाना है डॉट ईएनवी ब्राउजर में, जाना है, लिखना है डॉट DOT ENV NPM, डॉट ENV NPM लिखने के बाद ये रहा ना पहला पैकेज, DOT NPM, कैपिटल DOT NPM, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना, येरी कमांड, येरी कमांड मैं एक बार चैट में भी भेज देता हूँ। नोड जेएस के 20.6 वर्जन के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसको यूज करते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, चलो एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है ना, ये एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, मतलब मैं जहां पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ ये उस कंपनी का एप्लीकेशन है। अगर मैं इसमें ईएनवी फाइल सर्च करूँ ना, तो देखो इसमें भी ईएनवी की फाइल है, ENV.ts। इसके अलावा हमने क्या डिफाइन कर रखा है, अपने सर्वर्स के सारे यूआरएल डिफाइन कर रखे हैं। ये ठीक है। ईएनवी फाइल वो डॉट ईएनवी पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती ना हमें। क्या बिना डॉट ईएनवी के पैकेज से हो जाता है ना, हो बिना सकता है, पैकेज इंस्टॉल होंगे। लेकिन आप लोग डॉट ENV पढ़ो, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कर लिया हमने साइन अप, सेंड करेंगे, एक मिनट, कनेक्शन रिफ्यूज बाय सर्वर npm। ठीक है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वही है। चलो अब आगे देखते हैं। ये सबको समझ में आया किस तरीके से वैलिडेशन लगाने, वैलिडेशन अभी देखो इफ एल्स का सारा खेल है, इसके अलावा तो कोई खेल है नहीं था इसमें, कुछ था कॉम्प्लिकेटेड सा, सारा का सारा खेल इफ एल्स का ही था। हम्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ठीक है, ठीक, ओके ओके। अब देखो, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, इसी तरीके से आप सारी की सारी एपीआईज में जहां जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है वहां वहां लगा देना, ठीक है, जो भी चेक्स वगैरह हो वो लगा देना, जहां जहां प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि दूसरी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिना पैकेज से हो जाता है स्टार्ट नोड नोडमोन ईएनवी फाइल बराबर के env.server.js, हो सकता है बिल्कुल। और देखो, एक्सप्लोर करेंगे तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सप्लोर करेंगे तो काफी सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो हम हेडर ले रहे हैं ना, और इसको जो डिकोड करा रहे हैं, हम लोग इसी एपीआई के अंदर करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसका एक अलग फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल डाल देते हैं। ये वेरिएबल क्या करता है, आपका रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट के साथ अगला जो भी फंक्शन होगा, अगला जो भी फंक्शन होगा उसको रन कर देता है, उसको रन कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नाम के फंक्शन के साथ साथ टोकन को वैलिडेट करवा के इस वाली एपीआई को रन करवा देते हैं यहीं पर डाल के। कुछ लोग वैलिडेशन के लिए जोड का यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड में वैलिडेशन, जो मतलब इसका वैलिडेशन होता है कि पासवर्ड को देना चाहिए, पासवर्ड की लेंथ 6 होनी चाहिए, है ना, और खाली नहीं छोड़ सकते उसको। उसके लिए जोड एक लाइब्रेरी आती है, आप लोग एक बार एक्सप्लोर करना उस लाइब्रेरी को, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। उसका नाम मैं देता हूँ जोड, जोड या फिर जोड ही होता, अरे यार, जोड। ये वाली एक बहुत प्यारी एक फ्रंट एंड की, ओ सॉरी, बैक एंड की वैलिडेशन लाइब्रेरी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, राउट में जाके यहाँ पर इस मिडलवेयर के साथ ही हम लोग यहाँ पर जोड का वैलिडेशन दे देते हैं, यहीं पर एक फंक्शन दे देते हैं जिसमें वैलिडेशन लगा होता है। एक्सप्लोर करेंगे ना तो बहुत सारी चीज ईशान निकल जाएंगी। ये काफी अच्छा लगा मेरे को देख के कि तुम एक्सप्लोर करते हो चीजों को और करंट चीजों के साथ अवेयर रहते हो, काफी अच्छा लगा मेरे को देख के, वेरी इंप्रेसिव। और भी अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें नई नई चीजें पता चलेंगी जिससे हमारा इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर आप लोग जितना कर सको ना तो उतना करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, यहां पर मेरा तेरे नाम यूज हुआ है, इसको मैं क्या यूज करूंगा, process.env, हम लोग बाद में देखते हैं। अभी देखो, अभी तो हमने भाई यहाँ पर सिर्फ गेट यूजर की एपीआई बनाई है। इसी तरीके से हम लोग अपडेट यूजर की भी एपीआई बना सकते हैं, है ना, डिलीट यूजर की भी एपीआई बना सकते हैं, गेट यूजर डेटा, गेट ऑल यूजर डेटा, प्रोडक्ट अपलोड की भी बना सकते हैं, और गेट ऑल प्रोडक्ट की भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी एपीआई बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या डालेंगे, टोकन तो भाई डालेंगे ना, ताकि हम लोग यूजर को ऑथेंटिकेट कर सके कि यूजर मेरा ऑथेंटिकेट है। अब आप देखो,
आप हर एपीआई में ये जो कोड है वो कॉमन लिखोगे, जिसमें आप लोग JWT.verify टोकन और मेरा नाम है लखन तो डालोगे ही डालोगे। अभी तुम्हें एक सिंगल कोड का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। बहुत सारी एपीआईज में क्या होता है, मल्टीपल्स कोड होते हैं जो कि क्या होता है, रिपीटेटिव होते हैं। तो हमें उसका क्या बनाना होता है, उसका एक अलग फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो देखो इसका अच्छा तरीका बताऊंगा। एक मिडिलवेयर के अंदर ही मैंने एक फाइल बना दी, JWT.verify और JWT verify.js। ठीक है, इसके अंदर भी सेम लिख दूंगा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की जगह हम लोग यहाँ पर एक क्लियर फंक्शन ही डाल देते हैं, वो सही ज्यादा रहेगा, है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं JWT को रिक्वायर कर लेता हूँ। JWT बराबर के रिक्वायर, रिक्वायर क्या, जेसन वेब टोकन से, जेसन वेब टोकन से रिक्वायर करूंगा मैं। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स डॉट वेरीफाई नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। JWT वेरीफाई लिख देता हूँ, JWT वेरीफाई, टोकन वेरीफाई लिख देता हूँ, ये सबसे बढ़िया है। टोकन वेरीफाई, टोकन वेरीफाई नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, एक फंक्शन क्रिएट किया एरो फंक्शन, ठीक है। अब ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है जो कि क्या है, टोकन है। ये एक सॉरी पैरामीटर ले रहा है जो कि क्या है, टोकन है, जो कि हम लोग पास करेंगे। और क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, टोकन को वेरीफाई करके रिटर्न कर रहा है। मैंने लिखा JWT.verify, JWT.verify, और ये क्या लेगा, मेरा भाई साहब टोकन ले लेगा जो मैंने पैरामीटर में डाल रखा है, और मेरे प्रोसेस.env से क्या ले लेगा, प्राइवेट की। सेव किया। भैया टोकन वेरीफाई की स्पेलिंग गलत है, अरे यार स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग पे मत जाओ, बस भावनाओं को समझो। स्पेलिंग तो मैं बहुत सारी चीजों की गलत लिखता हूँ, तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझो, आपको सही लिखना है वो, है ना। आपको एज इट इज, अगर मैंने यहाँ पर टोकन स्मॉल लिख रखा है तो आपको एज इट इज नहीं लिखना है। आप लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक होता है कैमल केस, हमारा कैमल केस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे लेटर का पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, वेरीफाई लो, अब कर दिया मैंने, कैमल केस में कर दिया। तो ये क्या होता है, ये हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं अपनी डीवी, प्रोफेशनल डीवी को लिखने टाइम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो मैंने एक मेथड बना दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जल्दी से ये वाला कोड लिख लो आप लोग, छोटा सा कोड है, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। ओ सॉरी, यहाँ पर अभी रिक्वायर ENV नहीं करी, रिक्वायर .env.config, ठीक है, सही है। अब अगर मुझे टोकन को वेरीफाई करवाना है, अगर मुझे टोकन को वेरीफाई करवाना है, तो मुझे यहां पर अब ये कोड लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखूंगा भाई वेरीफाई, टोकन वेरीफाई, ये रहा, टोकन वेरीफाई लिखा। इसके अंदर क्या पास करना है, मुझे टोकन पास करना है। तो सिंपल मैं अपना टोकन को पास कर दूंगा, सेव। अब ये जो मेथड है, ये कहाँ ले जाएगा मेरे को, ये इस पोर्ट में ले जाएगा और रिटर्न कर देगा मेरे को क्या, वेरीफाइड टोकन, वेरीफाइड टोकन। समझ में आ गया, समझ में आया हम किस तरीके से अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं, कोड को छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो और इसमें क्या स्कोप है। यहां पर मेरे को देखो हर बार लिखना पड़ता है response.status 500 .json, और मैसेज के अंदर यहाँ पर मैसेज पास करना पड़ता है। आप लोग क्या करो, इसका एक टेम्पलेट क्रिएट कर दो, रेस्पॉन्स रिटर्न कर दो response.json, यहाँ पर दे दो जो वो यहाँ से पास करेगा, और मैसेज के अंदर दे दो जो वो पास करने वाला है। सिंपल एक मेथड बना दो, वो रेस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा, है कि नहीं। कितना, वही तो करना हमें यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यही तो लिखा है हमने, जिसके अंदर हमने पैरामीटर में टोकन ले लिया और प्राइवेट की दे दी। यहाँ पर हम लोग पैरामीटर में एक तो रेस्पॉन्स का कोड ले लेंगे, और दूसरा वो मैसेज ले लेंगे जो हमें पास करना है। कर सकते हैं ना, स्कोप है करने का। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करना, इससे आपका क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस कोड का स्कोप छोटा होगा। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज की भाई, आपका टीममेट समझे, आपका टीममेट समझे कि टोकन वेरीफाई क्या है, इसकी, सॉरी, इसके लिए यहाँ आपको क्या डालना है, कमेंट भी डालना है। जैसे आई एम यूजिंग वेरीफाई टोकन टू वेरीफाई दी टोकन,
यू गेट दिस फाइल इन मिडिलवेयर, या फिर आई हैव क्रिएटेड ए वेरीफाई टोकन फंक्शन लिख दो। आई हैव क्रिएटेड ए वेरीफाई टोकन फंक्शन टू वेरीफाई ए टोकन, यू कैन फाइंड दिस फाइल इन द मिडिलवेयर। इससे आपके टीममेट को अच्छा समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये कोई एक्सप्रेस जेएस का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये मेरे टीममेट ने मुझे बनाकर दे दिया है ये फंक्शन, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन मेरे जेडब्ल्यूटी टोकन को वेरीफाई कर। सब लोगों के समझ में आया बताओ? आ गया समझ में? कोड लिखोगे? कौन सा कोड किसी का रह गया हो तो मेरे को एक बार बता दो, लिख लेना। किसी का कोड तो नहीं रह गया? मैसेज करके यार सब लोग बता दो, सब लोग बता दो, आगे बढ़ो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है विशाल, ठीक है शिवम, जल्दी से बता दो यार सब लोग। कार्तिक, राणा, विशाल, विवेक, आयुष। हम्म। जल्दी से एक बार सभी मैसेज करो यार, सो रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको एरर हैंडलिंग पता चल गई कैसे करनी है। कैसे करनी है? यूजर के किसी भी इनपुट पर आपको रेस्पॉन्स देना है। बस आपका यही मेन गोल है। बस आपका यही मेन गोल है। दूसरा आपका मेन गोल ये है कि किसी भी हाल में डेटाबेस क्रैश नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में, किसी भी इनपुट पर, किसी भी वैल्यू में आपका डीबी क्रैश नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। प्लस आपको यूजर के हर एक इनपुट पर रिस्पॉन्स देना है। किसकी हेल्प से? सिंपल इफ एल्स लगाना है। सिंपल इफ एल्स लगाना है। और प्रोग्रामिंग में सबसे आसान अगर कुछ है तो वो इफ एल्स है कि नहीं? चलो, अब देखते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास का। और आपको आयु, मुझे पता है काफी सारे लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लोग क्या है, उनसे एक कदम आगे रहोगे ये वाली चीज जान के, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आज बताने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट हैज टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिक्वेस्ट हैज टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। कोई भी रिक्वेस्ट हो, चाहे मेरी गेट रिक्वेस्ट हो, पुट रिक्वेस्ट हो, इसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, यही होते हैं। अब देखो, रिक्वेस्ट के साथ मैं डेटा तीन तरीके से भेज सकता हूं। या तो मैं बॉडी में भेज दूं, एक और तरीका मेरे पास आता है, या तो मैं पाथ पैरामीटर की हेल्प से भेज दूं, पाथ परम्स की हेल्प से भेज दूं। पैरामीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? परम्स, ठीक है। तीसरा तरीका है कि मैं क्वेरी पैरामीटर में भेज दूं। अब भैया ये नाम तो आपने पहली बार सुने होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने देखे जरूर होंगे। ये आपने बहुत जगह पर देखे जरूर होंगे। अब बॉडी तो भाई मैंने बता दिया कि बॉडी पार्सर से जेसॉन बॉडी पार्सर से यहाँ पर हो जाता है। जेसॉन बॉडी पार्सर से आप लोग डायरेक्ट बॉडी को पास कर सकते हो, ये तो मैंने बता दिया है। पाथ पैरामीटर क्या होता है? आपने कोई ऐसा यूआरएल देखा है जिसमें ये लग रहा हो, सॉरी, पाथ पैरामीटर ऐसे नहीं पता चलेगा। कोई ऐसा यूआरएल देगा जिसमें मान लो स्लैश, यहाँ पर आईडी लिख रही हो, या फिर ये चीज जो है डायनामिकली चेंज हो रहा हो, उसका लास्ट वाला हिस्सा डायनामिकली चेंज हो रहा हो। जैसे कि मान लो कोई रील्स वगैरह होती हैं, उसमें लास्ट का हिस्सा डायनामिकली चेंज होता है ना। जैसे कि यहाँ पर किसी और चीज की रील्स आ गई, किसी और, हाँ मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। क्यू नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ हमारा कुछ और होता है, मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूजन दूर करता हूँ, मेरी मेरा वो सुनो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया यूट्यूब पर, जैसे यूट्यूब वीडियो में बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लीड कोड प्रॉब्लम्स के, बहुत सही लीड कोड प्रॉब्लम्स, और यूट्यूब दोनों के साथ दिखाता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पर यूट्यूब में मान लो ये वाली वीडियो को ओपन किया, ये वाली वीडियो ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है, ये आया डायनामिकली चेंज हुआ, ये क्या है? वॉच
क्वेश्चन मार्क वी, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लीड कोड पे देखते हैं, लीड कोड पे देखते हैं। अरे यार, उप्स, 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 क्या, लीड कोड पे देखते हैं। देखो मैंने लीड कोड ओपन किया, इसमें मान लो मैं कोई भी प्रॉब्लम ओपन कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर रिवर्स इंटीजर वाली प्रॉब्लम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा डायनामिकली चेंज हो रहा है। अभी अगर मैंने रिवर्स इंटीजर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर रिवर्स इंटीजर आ रहा है, ठीक है। मैं अगर कोई और प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर मान लो रिवर्स बिट सेलेक्ट कर लूं, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स बिट हो गया। दोनों यूआरएल में अंतर समझते हैं, दोनों यूआरएल में अंतर समझते हैं। अरे वाह सीधे वीडियो दिखा दी इसने तो, यूआरएल दिखा भाई। चलो अब देखो, पाथ पैरामीटर, पाथ पैरामीटर मेरा क्या होता है कि मैं किसी भी यूआरएल के बाद पाथ दे सकता हूं जो मुझे डायनामिकली चेंज करना है, जैसे कि ये। अब ये देते कैसे हैं, ये देते कैसे हैं, ये देते हैं भाई, ये देते हैं जैसे कि मेरा मान लो ये वाला राउट है, मेरा ये राउट है। ये ओरिजिनल में देखो बैकएंड में कैसा होगा, HTTP लीड कोड स्लैश प्रॉब्लम स्लैश। अब देखो ये कैसा होगा, यहां पर लिख रहा होगा 2 पॉइंट, ये बैकएंड में बता रहा हूँ, बैकएंड में 2 पॉइंट लिख रहे होंगे, और यहां पर लिख रहा होगा प्रॉब्लम नेम, प्रॉब्लम नेम। ये क्या हो गया मेरा, ये है मेरा पाथ पैरामीटर, जहां से मैं डेटा को ले सकता हूं। समझ गए किस जगह पे डालना है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं गया अपने राउट में, मैं गया अपने राउट में। अब ये देखो गेट यूजर वाला है, मैं गेट यूजर या तो बॉडी में डेटा दे सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल यहां पर आईडी दे सकता हूँ, पाथ में आईडी दे सकता हूँ। अब मैं अगर इसकी रिक्वेस्ट गेट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पाथ में आईडी दे सकता हूँ। और ये कैसे इस चीज को गेट करेगा, ये कैसे इस चीज को यहाँ पर गेट करेगा, मैं गया अपने गेट यूजर के अंदर, अभी मैं डेटा ले रहा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, लेकिन अब मैं डेटा कहाँ से लूंगा, अब मैं डेटा कहाँ से लूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब मेरे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में से मेरा आईडी, मेरा आईडी निकल गया है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर गेट यूजर में कर सकता हूँ सिंपल, मैं गया, मैं गया अपने किसमें, गेट यूजर में, गेट यूजर की एपीआई में मैं यहाँ पर आईडी दे रहा था, इसको कॉपी कर लेता हूँ आईडी को और इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर स्लैश लगा के मैं आईडी दे दूंगा। और रिक्वेस्ट क्या है, मेरी गेट है, सेंड किया मैंने। 1 मिनट, कुछ एरर अकर्ड, समथिंग गोज रॉन्ग, समथिंग गोज रॉन्ग। चलो देखते हैं मेरी पहले आईडी आ रही है कि नहीं। अब देखो वो करना देखो, एरर्स को सॉल्व करना देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आईडी में चेंज किया तो मैं देखूंगा मेरी आईडी आ रही है कि नहीं। मैंने सेंड किया, आईडी तो भाई आ रही है, आईडी तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत आ रही है, ओ मैंने टोकन नहीं दिया है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो सेंड किया, सेव किया, अब फिर से सेंड करूंगा मेरे, अरे यार यूजर नॉट फाउंड, अरे मतलब देखो रेस्पॉन्स तो आ रहा है ना, यूजर नॉट फाउंड। शायद मैंने साइन इन किया था ना, एक यूजर वहीं से ले लेते। साइन इन कहाँ है, ये रहा, ये तो साइन इन है, साइन अप मेरा। अरे यार आज एक यूजर नहीं मिल पाएगा हमें।
एक काम करते हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को भी हटा देते हैं। Oops. आ गया। इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ। अब दोबारा से अपनी रिक्वेस्ट में जाते हैं, कहाँ है गेट यूजर। इसकी आईडी यहाँ पर पेस्ट कर। अरे अब क्या हो गया। उप्स, गलती से मैंने वो वाला राउटर भी हटा दिया। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स। टोकन को भी रहने दो। और अगर मेरा यूजर मिल जाए तो मैसेज में दे दो रेस्पॉन्स। ठीक है, सेंड किया। मेरे पास यूजर का डेटा आ गया। मैंने बॉडी में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कहाँ दिया, पैरम्स के अंदर दिया। पैरम्स के अंदर दिया, कैसे दिया, कैसे दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ये है मेरा पैरम। पैरम मेरा आईडी। अब अगर मुझे मिडिलवेयर के अंदर गेट करना है तो मैं किसके नाम से करूंगा, आईडी के नाम से। यहाँ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ये मेरी इच्छा है, बस मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज है। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पर लीड कोड के अंदर इस तरीके से डिफाइन करी होगी, और बैक एंड में इस तरीके से ले लिया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो भी निकालो, उसका पेज यहाँ पर निकाल के दे दो। पाथ पैरामीटर समझ में आया। भैया बॉडी में कुछ नहीं दिया, जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये और जरूर सुन लेना। अगर मैं बॉडी दे रहा हूँ, अगर मैं बॉडी दे रहा हूँ, तो मैं हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करूंगा ऑल थ्रू। जरूरी नहीं है कि पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करूंगा, मैं गेट रिक्वेस्ट के साथ भी बॉडी भेज सकता हूं। लेकिन दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी 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 बैड। अगर सबसे बेकार चीज है वो ये है कि आप गेट रिक्वेस्ट के साथ बॉडी भेज रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं, टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अगर हम लोग बॉडी में कुछ भी डेटा दे रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। अगर बॉडी में नहीं दे रहे, देन हम लोग गेट रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं। सबके समझ में आया। अगर आप लोग कुछ भी बॉडी में पास कर रहे हो तो गेट रिक्वेस्ट यूज नहीं करोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करो। ठीक है, चलो। पाथ पैरामीटर समझ में आया सब लोगों के, एक बार मैसेज बता दो, पाथ पैरामीटर समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेरी पैरामीटर की। जहां पर पाथ पैरामीटर में मेरे दो डॉट होते हैं, क्वेरी पैरामीटर में मेरा होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं क्या डालता हूं, की। क्या डालता हूं, की इजिकल्स टू। और यहां पर मैं डालता हूं वैल्यू, जो भी मुझे वैल्यू चाहिए होती है। जैसे कि ये मेरी की थी, और बैकएंड में मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा था, लेकिन ये यहां पर नहीं दिख रही थी। लेकिन हमारी पाथ पैरामीटर में की यहां पर दिखती है, और वैल्यू भी यहां पर दिखती है। ये किस लिए यूज होता है, आप लोग यूआरएल में कुछ भी डेटा भेज सकते हो इस तरीके से। अगर आपने देखा होगा तो फॉर्म में बहुत सारी जगह ये डेटा रहता है, क्वेश्चन मार्क नेम इजिकल्स टू अमन, है ना, क्वेश्चन मार्क पासवर्ड इजिकल्स टू ये, क्वेश्चन मार्क ईमेल इजिकल्स टू ये। तो ये क्या है, ये आप डेटा ही तो भेज रहे हो। ये आप डेटा ही तो भेज रहे हो, किस रिक्वेस्ट के साथ, गेट रिक्वेस्ट के साथ। बॉडी में डेटा नहीं भेज रहे आप लोग, क्या यूज कर रहे हो, क्वेरी पैरामीटर्स का यूज कर रहे हो। यूट्यूब ने भी यहाँ पर क्या यूज किया है, वॉच स्लैश वॉच के बाद ये क्वेरी पैरामीटर लगाया, वी मतलब वीडियो, वी मतलब वीडियो इजिकल्स टू, और यहाँ पर उसका डेटा, यहाँ पर उसका ये वाला डेटा। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग अपने कोड में यूज करते हैं, इसको कोड में यूज करते हैं। यहाँ पर हमने अभी किसका यूज किया था, पाथ पैरामीटर का यूज किया था। अब एक काम करते हैं, क्वेरी पैरामीटर का यूज करते हैं। अब एक क्वेरी पैरामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने लगाया गेट यूजर क्वेश्चन मार्क, गेट यूजर क्वेश्चन मार्क। एक मिनट, एक मिनट जरा अपना कॉल आ रही है।
चलो, अब यहाँ पर हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी पैरामीटर का यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, पाथ पैरामीटर के लिए मैं क्या कर रहा था, पाथ पैरामीटर के लिए क्या है, पाथ पैरामीटर के लिए मुझे स्लैश लगाकर यहाँ पर आईडी देनी पड़ती थी। अब मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं क्या यूज करूंगा भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं गया अपने मिडिलवेयर में, एक काम करते हैं, उसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब जिस तरीके से मैं पैरम्स से डेटा ले रहा था, मैं पाथ पैरामीटर से डेटा ले रहा था रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स लिख के, इसी तरीके से मैं क्वेरी पैरामीटर से डेटा लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिख के, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिख के। क्वेरी में से मुझे क्या लेना है, आईडी लेनी है, क्वेरी में से मुझे आईडी लेनी है। अब देखो खेल, अब देखो खेल, मैं अपने गेट यूजर में जाऊंगा, लेकिन यहां पर मुझे अपना पाथ पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी, अब मुझे यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी। मैंने किया सेंड, मेरा डेटा यहाँ पर आ गया, मेरा डेटा यहाँ पर आ गया। अगर मैं आईडी ना डालूं तो मेरा डेटा नहीं आएगा, एरर अकर। लेकिन अगर मैं आईडी डालूं तो मेरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने पाथ पैरामीटर में आईडी दे दिया। इसको चेंज करके देखते हैं, क्या आईडी लिख सकता हूँ, नहीं, मैंने यहाँ लिखा अमन। इसका मतलब क्या है, अब मिडिलवेयर में आईडी नहीं, यहाँ पर मुझे अमन नाम का वेरिएबल देना होगा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में जो अमन नाम की आईडी आ रही है उसको ले लो, और यहाँ पर भी मुझे अमन डालना पड़ेगा। मेरी आईडी का क्या हो गया, अमन हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, सेंड करूंगा, अभी भी मेरा डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसमें खाली भेज दिया तो मेरा डेटा नहीं आया। समझ में आ गया, समझ में आया कि कोई डाउट? हम्म, सिंपल था एकदम। जल्दी बताओ, दोबारा बताऊं या फिर समझ में आया, या कुछ ऊपर से गया, एक बार बता दो। अरे बोलो। पेरेंट्स में क्वेरी में डिफरेंस क्या है, दोनों हैं गेट से हो रहे हैं, तो ज्यादा सही कौन सी है, ज्यादा सही कौन सी है, चलो वो बता दे। देखो, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये क्या है, रिक्वेस्ट में डेटा भेजने के तीन तरीके हैं हमारे पास, थ्री तरीके हैं, TARIKA तरीका। पहला है बॉडी का, दूसरा है पाथ का, तीसरा है क्वेरी का। अब ये यूज केस पर डिपेंड रहता है कि आप लोग कौन सा यूज करना चाह रहे हो। अब देखो, आप लोग जब क्वेरी पैरामीटर का यूज करोगे तो यूजर डायरेक्ट क्वेरी पैरामीटर में डेटा को अल्टर कर सकता है, डेटा को अल्टर कर सकता है क्वेरी पैरामीटर में। तो आप लोग क्वेरी पेरम्स को क्या करोगे, अवॉइड करो, अवॉइड करो। क्वेरी पेरम्स में कहाँ आप लोग यूज कर सकते हो, ये देखो। मान लो कि एक आपका ये पेज है, एक आपका ये पेज है और ये दूसरा पेज है। ये है पेज वन, रिएक्ट में बता रहा हूँ, ये है पेज वन और ये है पेज टू। मान लो कोई ऐसी आईडी है, कोई ऐसा यूजर का डेटा है, तो आपको इस पेज से इस पेज पे भेजना है, वहां आप लोग क्वेरी पेरम्स का यूज कर सकते हो। लेकिन वहां भी ना करो तो भी ठीक है, क्योंकि क्वेरी पेरम्स को यूजर डायरेक्टली ऑल्टर कर सकता है। मान लो यहां पर डेटा जा रहा है अमन, और यहां पर प्रिंट करवाने के लिए मैं डेटा भेज दूं ईशान, है ना, ये डेटा भी तो भेज सकता हूं मैं, तो यहां पर मेरे को मेरी आईडी पे ईशान का नाम दिख जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, ये तो डेटा बहुत बेकार हो गया, ये तो मेरी कंसिस्टेंसी खराब हो गई। तो क्वेरी पैरामीटर्स को हम लोग अवॉइड करते हैं। यहाँ पर देखो डेटा इनक्रिप्टेड है, इसीलिए हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 4 आईडी ऐसी होती, तो 101% आप लोग ये आईडीज को चेंज करने की कोशिश जरूर करते कि दूसरी आईडी से कौन सी ऐसी रैंडम वीडियो आ रही है मेरे पास। पर यहाँ पर ये क्या इनक्रिप्टेड है, इसलिए आप लोग चेंज नहीं कर पा रहे। हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, पाथ परम्स का यूज करते हैं और बॉडी का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ हम लोग बॉडी का यूज करेंगे। लेकिन पाथ पैरम का हमें कहाँ यूज करना है, जब हमें गेट रिक्वेस्ट का करना हो। लाइट कौन सी रहती है, लाइट रहती है भैया मेरी गेट रिक्वेस्ट। अगर जो जिसका साइज कम रहता है, जिसका हेडर का साइज कम रहता है, वो होती है मेरी गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में हेडर का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बॉडी चली जाती है। गेट रिक्वेस्ट में हेडर का साइज कम रहता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर पाथ पैरामीटर्स में डेटा को दे सकते हैं। समझ में आ गया? ये बीक्रिप्ट से इनक्रिप्ट होगी है, होती है। नहीं नहीं नहीं, ये जो यूट्यूब ने किया है ना, इसकी तो अलग एल्गोरिथम थी। लेकिन आप लोग कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि बीक्रिप्ट से आप लोग नहीं 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 कर सकते। प्रॉब्लम क्या है, देखो ईशान, बीक्रिप्ट से कंपेयर करने के बाद वो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देता है, लेकिन आपको तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए शायद एक इनक्रिप्शन की लाइब्रेरी आती है, एक इनक्रिप्शन की लाइब्रेरी आती है, जो कि
SHA-256 के साथ आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगी, या फिर बेस 64 होता है एक, बेस 64, ये वाला सबसे सही रहता है। जावास्क्रिप्ट में अपने डेटा को बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और सेंड करवा दो, और यूजर के एंड पे जाके उसको डिक्रिप्ट करवा लो, यूजर के एंड पे जाके उसको डिक्रिप्ट करवा लो। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी एल्गोरिथम होती है, उनका यूज करके अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं। और आप लोग खुद का भी इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो, एक खुद का इंक्रिप्शन भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो खुद का इंक्रिप्शन कैसे बनाना है, बहुत आसान रहता है। देखो, स्मॉल ए, तो आपने बोल दिया कि भाई मेरे इंक्रिप्शन में स्मॉल ए का मतलब है जेड, कैपिटल ए का मतलब है 3, तो और मान लो ए, एम का मतलब है, स्मॉल एम का मतलब है मान लो बी, और क्या, और एन का मतलब है कि स्मॉल एन का मतलब है मान लो ZAB। ये लिख दिया आपने, इसके मतलब डिफाइन कर दिए। अब मैंने लिखा अमन, लेकिन ये इनक्रिप्ट होके कैसे गया, ये इनक्रिप्ट होके कैसे गया, 2B 2 इस तरीके से इनक्रिप्ट हो गई। देख रहे हो ना, अब इसको देख के कोई समझ पा रहा है कि ये अमन लिख रहा है, नहीं, लेकिन आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से ये डिक्रिप्ट हो गए अमन आए। इससे आप लोग अपनी खुद की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बना के एनपीएम का एक पैकेज बना के कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात होगी, अगर आपने खुद की एल्गोरिथम बनाई और उसको एनपीएम पे डाल दिया, तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग पैकेजेस यूज करते हैं ना एनपीएम पे, ये वाले npmjs.com, इसमें पैकेजेस यूज करते हैं। आप लोग खुद का पैकेज बनाओ, इसमें डालो, उसको भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे bcrypt क्या है, bcrypt किसी ने बनाया ही तो है, bcrypt किसी और ने बनाया, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो इसके कंट्रीब्यूटर ये लोग हैं। आप लोग खुद की एल्गोरिथम बनाओ, ऐसी एल्गोरिथम, बहुत प्यारी एल्गोरिथम, उसको हम लोग यूज करेंगे इंस्टॉल करके। समझ रहे हो ना ईशान? आप लोग ये पढ़ के खुद की एल्गोरिथम भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन होता नहीं है। बस ये है कि आपको सारे सिनेरियोस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, सब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आज आज की क्लास का? बताओ एक बार जल्दी से, परम्स में क्वेरी में डिफरेंस क्या है दोनों, सॉरी, आज की क्लास का समझ में आ गया? एक बार जल्दी से सब लोग मैसेज करके बता दो यार। सो रहे हो तभी लोगों से यार, सिर्फ ईशान ही पढ़ता है क्या? कार्तिक, राणा, शिवम, विशाल, विवेक, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों के लिए मैं एक और चीज करना चाहता हूँ यार। देखो आप लोग यार मेरी क्लास रेगुलर लेते हो, इतना तो मेरे को पता है। ईशान खासकर तुम भाई मेरी क्लास रेगुलर लेते हो, बाकी शिवम, विशाल, विवेक, राणा और आयुष, आयुष आप भी मेरी क्लास रेगुलर लेते हो, मेरे को ध्यान है, कार्तिक आप भी लेते हो। तो आप लोगों के लिए स्पेशल चीज ये है कि आप लोग कभी भी मेरे को अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैसेज करना, किसी भी चीज के रिगार्डिंग मैसेज करना, मैं आपको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है? खुश, एकदम हैप्पी। चलो फिर जल्दी से बता दो कि कल की क्लास में भी आना है, कल की क्लास लास्ट क्लास होगी हमारी, उसके बाद एंड करेंगे फिर अपना सेशन। ओके गाइस, चलो फिर क्लास पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके।